है। समारा ग्लोअर भी उसके पीछे जाने की जहमत नहीं उठाती है और बस उसकी टूटी फूटी बॉडी को अलग रेंज पे रहने देती है। सीक्रेट का लीडर बहुत ही जल्द डिकम्पोज हो गया था और वो अगर चाहे भी तब भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि समारा ग्लोअर को कुछ लोगों को जिंदा छोड़ना ही छोड़ना था। आफ्टर ऑल सरकार पर भी सबको ये बात पता होने की जरूरत है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये सारा कुछ एंशिएंट टेबल का किया था है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा नुकसान हुआ है। इस कहानी को चारों तरफ फैलना ही फैलना है। एल्डर के साथ जो कुछ भी हुआ है कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके पीछे शैडो शेल्टर का हाथ है। हालांकि बात और थी कि वो लोग अभी तक ये बात नहीं जानते थे कि वीर अभी तक जिंदा है नहीं, और इसका मतलब ये हुआ कि फिलहाल के लिए उस मिरर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अगर रिवेंज अटैक आता है तो वो सब हार जाएंगे। आफ्टर ऑल उनके पास वो डिफेंस और सिक्योरिटी नहीं रह गई थी जो उनके पास पहले मौजूद थी। समारा ग्लोअर केवल कुछ ही एल्डर्स के साथ डील कर सकती थी और उनके पास अभी भी मदद के लिए रेड पोनी और अलग मौजूद थे। अगर कोई पावरफुल नजर नहीं आता है और एक सेंस ऑफ अथॉरिटी नहीं देता है तो लोग बहुत आसानी से आपको तंग कर सकते हैं। और यही वजह थी कि यहाँ पर भी लोग ये सोच सकते हैं कि वो लोग शैडो शेल्टर को तंग कर सकते हैं और वो भी बिना कोई कीमत चुकाए। अगर शैडो शेल्टर एक बलि के बकरे में बदल जाता है तो फिर आगे आने वाला समय बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा होगा। पर जब उस लड़ाई की न्यूज़ पूरे सरकार पर फैली थी तब शैडो शेल्टर में हुई लड़ाई ने पूरे पूरे सरकार को हिला कर दिया था। सभी ट्राइब्स अब एंशिएंट टेबल के इविल होने की वजह से उससे नफरत कर रहे थे और साथ ही साथ वो सब ये जानकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थे कि वीर एक्चुअली कितना पावरफुल है और शैडो शेल्टर कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है। ज्यादातर एलिट्स किसी न किसी तरह से एंशिएंट टेबल के द्वारा चोट पहुंचाए गए थे और इसलिए किसी ने भी अब शैडो शेल्टर को और ज्यादा परेशान करने की जहमत नहीं उठाई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि समारा ग्लोअर और डेथ गॉडेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावनी थी और समारा ग्लोअर ने जिन एल्डर्स को जान से मारा था वो दोबारा जिंदा नहीं हुए थे। हाल ही में हुई इन दो बैटल्स के बाद सरकार का स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल गया था और सुकून और शांति का समय फाइनली वहां पर आ गया था। इस तरफ वीर और एंशिएंट टेबल गॉड्स डोर के अंदर शक हो गए थे। हालांकि बात और थी कि वीर ने इस चीज को गिनती में लिया था कि वो गॉड्स डोर के अंदर शक हो जाएगा क्योंकि उसे लगा था, इनफैक्ट उसका मानना था कि वो पंच एक ऐसी चीज थी जिसे एंशिएंट टेबल रेजिस्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो एक वन हिट किल टाइप की चीज थी। पर उस वाइट डॉन्की ने खुशी-खुशी अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी ताकि वो अपने मास्टर के बदले उस पंच को एक्सेप्ट कर सके और इसी वजह से वो एंशिएंट टेबल उस डोर को ओपन करने में कामयाब हो गया था। मैं ये देखकर सरप्राइज हूं कि कोई अपनी मर्जी से उस इविल एंशिएंट टेबल के लिए खुद की कुर्बानी दे सकता है। वीर एक गहरी सांस लेते हुए मन में सोचता है, पर फिलहाल के लिए ये समय ऐसा नहीं था जहां वीर कुछ भी महसूस करे, क्योंकि जैसे ही वो उस डोर के अंदर गया था उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मानो वो गर्म तेल के किसी बड़े बर्तन में गिर गया हो। उसकी बॉडी के सभी सेल्स फ्राई होकर स्किन को जला रहे थे। उस पॉइंट पर आकर दुनिया की सभी फीलिंग्स पूरी तरह से बेकार थी। वीर के पास कोई विजन मौजूद नहीं था और यहाँ तक कि उसका एक सेंस भी इस समय काम नहीं कर रहा था। उसकी बॉडी बहुत ही तेजी से डिकम्पोज हो रही थी। वीर समय बहुत ही ज्यादा अजीब मोड में था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मानो उसकी स्पिरिट और उसकी बॉडी अब दो अलग-अलग एंटिटीज हैं। उसकी बॉडी डिकम्पोज हो रही थी लेकिन उसकी सोल के साथ कुछ अलग ही हो रहा था। गॉड्स डोर की पावर ने उसके फ्लैश, बोन, ऑर्गन्स और ब्रेन सबको डिकम्पोज कर दिया था और अब उसकी बॉडी के अंदर कुछ बचा था तो बस थोड़ा थिक लिक्विड। और वीर का दिमाग और उसकी सोल इन्हीं मॉलिक्यूल्स के बीच में घूम रही थी। उसकी बॉडी ऐसे गायब हो गई थी जैसे मानो उसका वीर से कोई लेना देना ही रह गया हो। वीर ने अभी तक केवल बॉडी के दोबारा से रिबिल्ड होने के बारे में सुना ही था, लेकिन आज से पहले कभी भी उसने इनके स्पेसिफिक्स के बारे में नहीं सुना था। तभी अचानक से क्रिस्टल कोर, रियल ब्लड, कॉइन और मिला वो चारों के चारों व्यूअर पर बाहर आ जाते हैं और वीर की बॉडी के साथ साथ वो चारों के चारों भी उन मॉलिक्यूल्स के बीच में मेल्ट हो जाते हैं। वो मॉलिक्यूल्स उन चारों जीन कोड्स को घेर लेते हैं और वीर को ऐसा महसूस होता है जैसे सभी जीन कोड्स उसकी बॉडी को रिबिल्ड करने में मदद कर रहे हैं। इस समय पर गॉड्स डोर की पावर बदल गई थी। डिकम्पोजिशन पावर अब कंस्ट्रक्शन की पावर में बदल गई थी। एक बॉडी को दोबारा से बनाने की पावर उन जीन कोड्स और मॉलिक्यूल्स पर गिरती है, लेकिन वो वीर के मॉलिक्यूल्स और जीन कोड्स को नुकसान पहुंचाने लग जाती है। एलिमेंट्स को मैच न करने का डिसएडवांटेज फाइनली नजर आने लगा था। एक पावर वीर के सी ऑफ सोल के अंदर जाती है और स्ट्रेंथ के अंदर वीर के सभी डेविल सोल्स और जीन कोड्स सफर करने लग जाते हैं। वीर समय बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ महसूस कर रहा था। उसने किसी को कहते हुए सुना था कि बेहतर यही होगा कि कोई भी लेवल उस समय अपने साथ जीन कोड्स और डेविल सोल्स लेकर ना जाए, लेकिन वीर इनमें से किसी भी चीज के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेडली अंदर खींच लिया गया था और यही वजह थी कि उसकी सभी डेविल सोल्स और जीन कोड्स इस समय वहां उसके साथ थे और अब वो सब के सब क्लेंस हो रहे थे। एलिमेंट्स अलाइन नहीं हुए थे और शुरुआती इंपैक्ट ने उसकी डेविल सोल्स और जीन कोड्स को बहुत सा डैमेज पहुंचाया था। लोअर टियर के डेविल सोल्स और जीन कोड्स वो सब के सब तो सीधा उस डिस्ट्रक्टिव पावर के द्वारा बर्बाद हो गए थे, लेकिन यही वो पावर थी जो बॉडी को रिबिल्ड करने के लिए जरूरी थी और चाहे बाद में वो कितनी ही कारगर साबित क्यों ना हो, लेकिन अभी के लिए तो वो बहुत बड़ी डिजास्टर के तौर पर महसूस हो रही थी। पर फिर भी वीर जानता था कि उसे वो सारी की सारी पावर एक्सेप्ट करनी होगी ताकि वो दोबारा से बिल्ड हो सके। अपनी करंट कंडीशन में वीर मॉलिक्यूल्स खो रहा था। वो सभी जीन कोड्स जिन्हें उसकी बॉडी को रिबिल्ड करने में मदद करनी चाहिए थी वो सब के सब उस फोर्स के द्वारा पूरी तरह से डैमेज हो रहे थे। वो सभी जीन कोड्स वीर की बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट करने में नाकाम हो रहे थे, बल्कि उल्टा वो सब के सब बर्बाद ही हो रहे थे। अभी वीर ये सोच ही रहा था कि उसके लिए सब कुछ खत्म हो गया है, तभी उसे अपनी सी ऑफ सोल के अंदर कुछ मूवमेंट महसूस होती है। उसका ब्लैक क्रिस्टल आर्मर एक अजीब सी पावर के साथ पल्सेट हो रहा था। उसने एक प्रोटेक्टिव ऑरा देना शुरू कर दिया था जिसने वीर के जीन कोड्स और मॉलिक्यूल्स को शेल्टर प्रोवाइड कर दी थी। वो वीर के सी ऑफ सोल को सेव कर रहा था, पर वो पावर केवल उसके जीन कोड्स, डेविल सोल्स और मॉलिक्यूल्स को प्रोटेक्ट कर पा रही थी। वो आर्मर उस पार्ट को प्रोटेक्ट करने में नाकाम हो रहा था जो वीर की एक्चुअल बॉडी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि एलिमेंट्स मैच नहीं हो रहे थे और रीबिल्डिंग वीर के साथ इनकम्पैटिबल थी। जो दर्द वीर समय महसूस कर रहा था वो बहुत ही ज्यादा भयानक था। वीर जानता था कि किसी और के गॉड्स डोर में एंटर करना गलत है। वो भले ही जान से मारा ना गया हो, लेकिन उसकी बॉडी और उसके जीन्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और इसलिए वो रीबिल्डिंग फोर्सेस के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकता था। तो क्या मुझे पृथ्वी पर इस तरह से एंटर करना होगा? मुझे तो डर है कि वहां मुझे ऐसे पहचान भी पाएंगे नहीं। वीर मन ही मन हंस रहा था। डैड! जिस समय ये सब कुछ हो रहा था उसी समय वीर को एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। दरअसल वीर ने बाबी को उसके पीछे अंदर आते हुए नहीं देखा था और इसलिए उसे डर था कि कहीं बाबी गॉड्स डोर के द्वारा डैमेज ना हो गई हो। वीर बाबी की बात का जवाब देकर उसे बात करना चाहता था, पर फिर अगले पल उसे एहसास होता है कि वो ऐसा करने में नाकाम है। इस समय केवल मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन और विल पावर का सेंस बनकर रह गया है। वो अगर चाहे भी तब भी बाबी से बात नहीं कर सकता है। डैड, बाबी आपकी मदद करेगी। वीर एक बार फिर से बाबी को बात करते हुए सुनता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर क्यों बाबी उसकी मदद करना चाहती है। और फिर अचानक से वीर को अपनी मॉलिक्यूलर स्टेट में एक अजीब सी पावर महसूस होती है। जब वो पावर उसकी बॉडी में एंटर हुई थी तब ब्लैक आर्मर की पावर रुकी नहीं थी। वो पावर केवल वीर के मॉलिक्यूल्स में मेल्ट हो गई थी। जब वो पावर उसके मॉलिक्यूल्स में ब्लेंड हुई थी तब ब्लैक आर्मर की पावर का जोर कम पड़ गया था और फिर उसके बाद रीबिल्डिंग पावर एक बार फिर से वीर के मॉलिक्यूल्स के अंदर वापस चली गई थी। लेकिन इस बार वो अलग थी। इस बार रीबिल्डिंग पावर ने मॉलिक्यूल्स को डैमेज नहीं किया था, बल्कि उल्टा उनके साथ ब्लेंड हो गई थी और फिर धीरे-धीरे उस पावर ने वीर के मॉलिक्यूल्स को रीबिल्ड कर दिया था और फिर मॉलिक्यूल्स की उन पावर्स के साथ-साथ वीर के चारों जीन कोड्स भी रीबिल्ड होना शुरू हो गए थे और फिर बैंग! वीर के सी ऑफ सोल के अंदर उसका स्प्लिट ब्लेड जीन कोर उस पावर को हैंडल नहीं कर पाता है और पल झपकते ही वो एक्सप्लोड होकर धूल में मिल जाता है और फिर बैंग! फॉलन स्लॉटर डेविल सोल भी उसी पावर के द्वारा लो हो गया था और फिर तो एक के बाद एक उसके सी ऑफ सोल के अंदर की बहुत सी चीजें एक्सप्लोड हो गई थी। वीर के पास जो डेविल सोल्स और जीन कोड्स मौजूद थे वो सब के सब बर्बाद हो रहे थे, पर ऐसा नहीं था कि वीर का ब्लैक क्रिस्टल आर्मर उन सभी जीन कोड्स और डेविल सोल्स को प्रोटेक्ट करने में असक्षम था। बात बस इतनी सी थी कि जब वीर की बॉडी ने दोबारा रीबिल्ड होना शुरू किया था तब उसकी सभी डेविल सोल्स और जीन कोड्स को निकाल दिया गया था। हालांकि बात और थी कि होली एंजल और जूनियर गोल्डन शेर स्ट्रांग थे और यही वजह थी कि वो दोनों के दोनों रीबिल्डिंग पावर के द्वारा ब्लो नहीं हुए थे, पर हां वो दोनों के दोनों उसके सी ऑफ सोल से बाहर निकल गए थे और उसी का नतीजा था कि वीर का उनके साथ जो पहले कनेक्शन था वो टूट गया था। करना शुरू कर देता है बॉडी। तभी अचानक से वीर के सी ऑफ सोल में से उसका गॉड जीन कोड बाहर आता है और वीर के मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन हो जाता है। सेम चीज वीर के बाकी के 4 सेल जीन कोड के साथ होती है और वो सारे के सारे वीर के मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं। जब वो 5 के 5 जीन कोड्स उसमें मेल्ट होकर उसके मॉलिक्यूल्स के साथ मर्ज हो जाते हैं तब वो सारे के सारे झट से उस प्रोसेस को शुरू कर देते हैं जो वीर की बॉडी को रीबिल्ड करना शुरू कर देता है। बॉडी को रीबिल्ड होते हुए देखना बहुत ही ज्यादा अजीब था। वहां पर ब्लड, फ्लैश, हड्डियां, बाल, हार्ट, लिवर, लंग्स और किडनीज सब के सब साथ में आ रहे थे। ये चीज देखने में वाकई में बहुत ही ज्यादा अजीब थी। जहां एक तरफ रीबिल्डिंग प्रोसेस चल रहा था वहीं दूसरी तरफ फीलिंग का सेंस वीर की तरफ लौटना शुरू हो गया था। लेकिन उस अजीब डायमेंशन के अंदर वीर को अपने चारों तरफ कुछ भी फिजिकल महसूस नहीं हो रहा था। उसे अगर कुछ महसूस हो रहा था तो बस वो खुद उसकी नई रीबिल्ड बॉडी उसे जितनी ज्यादा जानी पहचानी सी लग रही थी उतनी ही ज्यादा उसे अजीब भी लग रही थी। वीर जानता था कि वो अपनी खुद की बॉडी को इनहेबिट कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो अलग महसूस हो रही थी। जब वीर की बॉडी ने रीबिल्ड होना खत्म किया तब वीर ने अपनी बॉडी और सी ऑफ सोल के कंट्रोल को रिकवर कर लिया था। वीर का ब्लैक क्रिस्टल आर्मर अब कहीं से किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं दिखा रहा था। वीर अपने दिल का इस्तेमाल करता है लेकिन वो चाहकर वीर के साथ एक कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहा था और इस चीज ने वीर को काफी ज्यादा निराश कर दिया था। वीर को लगा था कि वो डेमिगॉड लेवल पर आ गया है और उसी के ही थ्रू वो ब्लैक क्रिस्टल आर्मर का प्रॉपर तरह से इस्तेमाल भी कर सकता है, पर वैसा लग रहा था कि ये चीज अभी भी नहीं हुई है। उसके सी ऑफ सोल के अंदर वहां पर केवल ब्लैक आर्मर और व्हाइट आर्मर ही मौजूद थे। वही व्हाइट आर्मर जो वीर ने टीना से चुराया था। वीर ब्लैक आर्मर सेट को कंट्रोल करने में नाकाम रहा था और इसलिए वो स्टोरी ऑफ जीन्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो व्हाइट आर्मर उसके कोर को सुनता है और वीर की पूरी बॉडी को रैप कर देता है।
जैसे ही वीर उस आर्मर को पहनता है उसे अपने सामने की हर एक चीज साफ-साफ नजर आने लग जाती है। वीर नोटिस करता है कि वो इस समय एक बड़े से क्रिस्टल पैसेज में था। उसके चारों ओर जगमगाते हुए क्रिस्टल्स की लाइट और एक अजीब सी पावर मौजूद थी और उससे कुछ ही दूरी पर वीर को बाबी भी नजर आती है। वीर को देखते ही बाबी तेजी से भागते हुए उसकी तरफ आती है। हालांकि ये बात और थी कि वीर को अब बाबी देखने में काफी ज्यादा अलग नजर आ रही थी। उसने एक आर्मर पहना हुआ था जो कि देखने में मेपल लीफ के जैसा लग रहा था और साथ ही साथ उसने अपने हाथ में एक मिनी लॉक जैसी चीज भी पकड़ी हुई थी। वीर से मिलने के बाद बाबी तेजी से वीर के पास गई थी और जब वीर अपनी नॉर्मल स्टेट में लौटा था तब बाबी कूदते हुए उसकी तरफ जाती है। वीर बाबी के सिर पर थपथपाता है और फिर उसके बाद उसकी नजर होली एंजल और जूनियर गोल्डन शेयर पर पड़ती है। जूनियर गोल्डन शेयर देखने में अभी भी वैसा का वैसा ही नजर आ रहा था जैसा कि वो हमेशा ही नजर आता है। हालांकि बात और थी कि वो इस समय गोल्डन आर्मर में कवर्ड था। ऐसा कुछ था जो वीर को जूनियर गोल्डन शेयर की अपीयरेंस में अलग सा नजर आ रहा था, लेकिन वो चाहकर भी एग्जैक्ट अंतर को बता नहीं पा रहा था। होली एंजल इस माया क्रिस्टल लाइट के अंदर थी जहां पर उसकी बॉडी में बदलाव हो रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसकी बॉडी अभी भी रीबिल्ड हो रही हो, ठीक वैसे ही जैसे वीर की हुई थी। फर्क बस इतना था कि होली एंजल उस प्रोसेस के फाइनल स्टेज पर थी और उसका प्रोसेस ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। जब होली एंजल का प्रोसेस खत्म हुआ था तब वीर को मेरी से जो आर्मर हासिल हुआ था वो होली एंजल पर नजर आने लगता है और अब वीर को भी समझ में आ जाता है कि क्यों जूनियर गोल्डन शेयर से अलग नजर आ रहा था। जूनियर गोल्डन शेयर और होली एंजल दोनों ने पूरी तरह से नई बॉडीज हासिल की और अब वो दोनों के दोनों उसके सी ऑफ सोल तक सीमित नहीं रह गए हैं। होली एंजल और जूनियर गोल्डन शेयर को अपने साथ साथ सफलता पाता हुआ देखकर वीर की खुशी का ठिकाना नहीं था। पर जब वीर अपने चारों तरफ देखता है तब उसे वहां पर एंशिएंट डेविल नजर नहीं आता है और यही वजह थी कि वीर इस बात को लेकर श्योर नहीं था कि एंशिएंट डेविल फेल होकर मर गया है या फिर वो सक्सेसफुली पृथ्वी ग्रहण करने में कामयाब हो गया है। वीर को एंशिएंट डेविल कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। उसे वहां पर अगर कुछ नजर आ रहा था तो बस डेस्टिनीज टावर जो हॉल के कॉर्नर पर लटका हुआ था। वो इकलौता ऐसा जीन कोड था जो वीर के सी ऑफ सोल से बाहर निकलने के बाद डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। वीर तुरंत उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता था कि वो उसे अपने सी ऑफ सोल में वापस ला सके। फॉर्चुनेटली वीर को ऐसा करने से रोकने के लिए कोई भी बैरियर्स मौजूद नहीं थे और इसलिए वीर का डेस्टिनीज टावर उसकी सही जगह पर लौट आया था। इसके अलावा वीर अभी भी उसका इस्तेमाल कर सकता था। वीर डेस्टिनीज टावर के अंदर देखता है और नोटिस करता है कि ब्लैक आर्मर्ड मैन अभी भी वहां पर मौजूद है। पर सरप्राइजिंगली म्यू भी वहां डेस्टिनीज टावर के फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद थी। वीर को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कैसे म्यू वहां डेस्टिनीज टावर के अंदर आने में कामयाब हो पाई थी। वीर को लगा था कि म्यू जरूर ही इस प्रोसेस के दौरान मारी गई होगी क्योंकि उसकी फिटनेस लेवल होली एंजल और जूनियर गोल्डन शेयर की फिटनेस लेवल के मुकाबले कहीं ज्यादा बदतर थी। और यही वजह थी कि वीर इस बात के लिए श्योर था कि वो जरूर ही रिबिल्ड नहीं हुई होगी। उसने ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि म्यू भागकर डेस्टिनीज टावर के अंदर चली गई होगी वहां पर आश्रय लेने के लिए। हालांकि बात और थी कि वो अभी भी वैसी ही थी जैसी कि वो पहले थी। वो एक डेविल सोल थी और उसके अंदर किसी भी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन या रिबिल्डिंग नहीं हुई थी। पर होली एंजल और जूनियर गोल्डन शेयर के पास अब अपनी अपनी खुद की बॉडीज मौजूद थी। वो अब कहीं से भी डेविल सोल्स नहीं रह गए थे। वो अब वीर के सी ऑफ सोल में एंटर नहीं कर सकते थे। फॉर्चुनेटली वो दोनों के दोनों पहचानते थे कि वीर कौन है और इसलिए एक साथ मिलकर वो सारी की सारी एक टीम बनकर ट्रैवल कर रहे थे। बाबी भी उन लोगों की उस टीम में शामिल थे। इस तरफ पृथ्वी ग्रह के यूनिवर्स के अनजान हिस्से में बैरल में मौजूद एक सिस्टम में एक बिना कपड़ों का आदमी एक आइलैंड पर नजर आता है और फिर मैं गॉड बन गया हूं। ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए वो आदमी चिल्लाता है। उसकी आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि उसकी आवाज के इम्पैक्ट से समुद्र और बादल सब के सब दो टुकड़ों में बट गए थे। सारी चिड़ियां भी वहां से उड़कर चली गई थी। आफ्टर ऑल उस आदमी की आवाज थी ही इतनी दबंग। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एंशिएंट डेविल था जिसका लेवल अप होने का प्रोसेस सक्सेसफुली पूरा हो गया था। हां, उसके लिए ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा मुश्किल था लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुली हो गया था क्योंकि वीर शुरुआत में रिबिल्ड नहीं हुआ था और उसके पास उसकी बॉडी को रिबिल्ड करने के लिए 5 जीन कोड मौजूद थे, इसलिए उसका प्रोसेस कहीं ज्यादा स्लो था और इसी वजह से एंशिएंट डेविल पृथ्वी ग्रह पहले पहुंच गया था। हालांकि बात और थी कि एंशिएंट डेविल के पास कोई जीन आर्मर मौजूद नहीं था और यही वजह थी कि उसे वो रास्ता नजर नहीं आ सकता था जिससे वो क्रिस्टल हॉल से अपना रास्ता बनाते हुए बाहर निकल सके। अपनी सक्सेसफुल रिबिल्डिंग के तुरंत बाद वो बाहर आ गया था। इस बात से अनजान के वीर के साथ क्या हुआ है जो उसके साथ साथ वहां गॉड्स डोर के अंदर आया था। हालांकि बात और थी कि शुरू से चलाने के बाद एंशिएंट डेविल नोटिस करता है कि वहां पर एक आदमी, एक औरत, एक बच्ची और एक गोल्डन कलर के बालों वाला शेर उसके बगल में बैठे हुए थे। वो सब के सब एंशिएंट डेविल को ऐसे देख रहे थे जैसे मानो एंशिएंट डेविल पूरी तरह से एक पागल आदमी हो। वीर को देखते ही एंशिएंट डेविल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। लेवल अप होने के प्रोसेस में उसके पास जो कुछ भी मौजूद था वो सब का सब खत्म हो गया था। उसकी बॉडी में आर्मर तो छोड़ो, आर्मर का एक जरा सा टुकड़ा भी मौजूद नहीं था। पर वीर और बाकी सब आर्मर पहने हुए थे और उसकी तरफ बिना कपड़ों के नहीं थे। एंशिएंट डेविल तुरंत ही वहां से भागकर जाना चाहता था लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसकी पावर्स उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं रह गई हैं जितनी की वो तब थी जब वो एक डेमिगॉड था। वो अब कमजोर और स्लो हो गया है। वीर हल्का सा घबराता है और फिर सीधा एंशिएंट डेविल के सामने अपीयर होता है। एंशिएंट डेविल के ठीक सामने आते ही वीर उसे एक जोरदार पंच मारता है और एंशिएंट डेविल को समुद्र में फेंक देता है। एंशिएंट डेविल के ओशन के सरफेस में हिट करते ही उसकी बॉडी से लहरें होकर गुजर जाती हैं लेकिन इससे पहले कि एंशिएंट डेविल रिएक्ट कर पाता वीर ऑलरेडी उसके बगल में मौजूद था। एंशिएंट डेविल के बगल में जाते ही वीर उसे एक जोरदार किक मारता है। एंशिएंट डेविल एक ऐसी स्पीड पर जाता है जो समुद्र को दो टुकड़ों में बांट देती है। वो कुछ मीलों तक ट्रैवल होते हुए चला जाता है और फिर बैंग बैंग वीर की बॉडी एक बार फिर से टेलीपोर्ट होकर एंशिएंट डेविल के पास चली जाती है। वो उसे साइड में पंच करता है, उसे सामने से पंच करता है, उसे साइड से किक मारता है और सामने से किक मारता है और फिर एक एक्स्ट्रा स्ट्रांग किक उसे पीछे मारता है। वीर एंशिएंट डेविल को एक पंचिंग बैग के जैसा ट्रीट कर रहा था और वीर के बिहेवियर की वजह से एंशिएंट डेविल समय लहूलुहान हो गया था और उसका चेहरा पूरी तरह से सूज गया था। पृथ्वी ग्रह के यूनिवर्स में लेवल करना किसी ग्रह के नए टियर में पहुंचने से कहीं ज्यादा अलग होता है और ऐसा इसलिए था कि लेवल करने वाले की बॉडी पूरी तरह से रिबिल्ड होती है, उसकी स्ट्रेंथ भी लो हो जाती है। एंशिएंट डेविल और वीर भी समय प्रैक्टिकली न्यू बॉर्न बेबीज जैसे थे और उन्हें दोबारा से डेवलप होने में अभी भी थोड़ा समय लगने वाला है। एक बार फिर से डेमिगॉड की स्ट्रेंथ को हासिल करने में उन्हें अभी भी थोड़ा समय बाकी था। इस प्रोसेस को जेन्युइन तौर पर सक्सेसफुल माना जाता था अगर कोई अपना जीन आर्मर जनरेट कर लेता है। पर वीर को ऑलरेडी इसके बारे में पता था क्योंकि ध्यान रह जा और उसकी अपडेट ने वीर को ज्यादातर चीजें एक्सप्लेन कर दी थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एंशिएंट डेविल को इस बात का कोई आइडिया नहीं था। उसके पास कोई भी आर्मर मौजूद नहीं था और इसलिए उसके पास वीर से लड़ने का कोई चांस नहीं था। जिसके पास एक जीन आर्मर मौजूद था और उसी का ही नतीजा था कि वो वीर से इस तरह से पूरी तरह से पिट रहा था जहां पर उसके पास पलट कर लड़ने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई थी।